नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो है सारे ही बार एसोसिएशन में इलेक्शन, दिल्ली के जितने भी बार एसोसिएशन हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, इन सब में इलेक्शन जो है 21/3/2025 को जो है शेड्यूल किया गया है और 21/3/2025 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में मैं कई सारे वीडियोज आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जिसमें कि जो हमारे नेतागण जो खड़े हो रहे हैं किस रूप से कार्य करेंगे, क्या करेंगे हम एडवोकेट्स के लिए, अपना मत वो बताते हैं, अपनी राय रखते हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे, ये मुद्दे हैं जिन पर हम लड़ रहे हैं। ठीक उसी सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसी सीक्वेंस को स्टार्ट में रखूंगा इसमें भी, मुद्दे में, इस वीडियो में भी। और मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अंत तक देखें। साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का भी अगर कोई भी मन में आपके डाउट है तो आप हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे आप डायरेक्ट हमारे YouTube के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जो है सवाल पूछ सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि उन सवालों के जवाब जो हैं हमारे नेतागण आपको दे पाएं। तो आज इसी सीक्वेंस में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण गौड़ जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर खड़े हो रहे हैं। आइए इनसे वार्ता करते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार राजन जी। तो प्रवीण जी, इस बार इलेक्शन आप लड़ रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या आप करना चाहते हैं, किस तरह का काम, और क्या आप सोच रहे हैं कि हमारे जो भी भाई हैं या जो भी वकील भाई हैं, अगर आप जीतते हैं तो उनको किस तरह से मदद कर पाएंगे, या बार में आने के बाद अगर चयनित किया जाता है तो क्या क्या मुद्दों पर आप सवाल उठाएंगे, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनसे किन चीजों पर आप प्रेशर डलवा के क्या हमारे हित का काम करेंगे, बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सीनियर राजन जी, आपको बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अपने इस चैनल पे इनवाइट किया, ताकि मैं अपनी जो मन की भड़ास है, जो मेरे मन के अंदर जो उद्गार है अपने वकील भाइयों को करने के लिए, वो मैं कर सकूं। मैं सर एक चीज मैं टोकूंगा सर, पहला तो आप नेता हैं, तो नेता कभी भी कोई अपनी भड़ास नहीं निकालता। सर मैं बताऊंगा, हम मुद्दों पर बात करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल 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 जी, आप बताएं। विश्वास कीजिए, ये मुद्दे का ही एक हिस्सा रहेगा। ठीक है। मेरे दो ही मुद्दे हैं इस इलेक्शन को लड़ने के, रिगार्ड एंड रिवॉर्ड। जो एडवोकेट्स हैं उनको उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली रिगार्ड मिले। मोस्टली मैं देखता हूं कि हम पुलिस स्टेशंस में जाते हैं, मोस्टली मैं बात कर रहा हूं साकेत बार की, साकेत के जो ज्यूरिस्डिक्शन में एरियाज पड़ते हैं उस पुलिस स्टेशंस की, वहां पे हमें जो प्रॉपर रिगार्ड एक मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी लैकिंग्स हैं। वो रिगार्ड हमें नहीं मिल रहा। क्या मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि कुछ महीने पहले अभी अंधेरिया मोड़ पे हमारे कुछ वकील भाइयों का झगड़ा हुआ और उनके साथ जो बिहेव मेहरौली पुलिस स्टेशन में किया गया, दैट वाज नॉट टोटली अफोर्डेबल। मेरा बड़ा मन दुखी हुआ उस दिन कि क्यों नहीं हम वकील किसी प्रोटेस्ट पे जा सकते और उनको एक सही न्याय और सही व्यवस्था के अंदर उनको ला सकते हैं। तो सर, मेरा पहला मुद्दा है कि वकीलों को न्यायोचित रिगार्ड मिले, वो चाहे कोर्ट के अंदर हो या वो पुलिस स्टेशन के अंदर हो। क्यों जो हम वकील भाइयों के साथ कई दफा मैंने देखा है कि मार पिटाई हो जाती है, उसका कोई बार उसका कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए एक जो स्पेशल रिगार्ड हम लोगों को मिलना चाहिए, मेरा पहला मुद्दा वो रिगार्ड। दूसरा मुद्दा मेरा रिवार्ड, जो एक किस तरीके से हम वकीलों की इनकम बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये सब सेकेंडरी मुद्दे हैं जी। सफाई होनी चाहिए, एक लेडीज बार रूम होना चाहिए, चैम्बर होना चाहिए। हम सभी वकील भाई यहाँ पे कमाने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं। हमारे क्लाइंट्स को एक सही न्याय मिले, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर सके, हमारा मेन मुद्दा ये होता है। और उसके अकॉर्डिंगली हम एक ठीक ठाक रिवार्ड कमा सके। हमारा मेन मुद्दा यही है सर, कि हम किस तरीके से उस इनकम को बढ़ा सकते हैं। इनकम को बढ़ाने का मेरा विजन बड़ा क्लियर है, मेरा जो परसेप्शन है वो बड़ा क्लीन एंड क्लियर है कि मैं क्या करना चाहता हूं सर, कि एक मिनिमम रेट सेट कर दिया जाए
कि कोई भी वकील, सर आप देखेंगे, आप राजन सर आपने भी देखा होगा कि आप आज की डेट में देखेंगे, आप बार्बर के पास जाते हैं तो उसने रेट सेट, तो मेरा कहने का मतलब है सर कि एक हम लोगों का एटलीस्ट मिनिमम रेट सेट किया जाए। आप देखेंगे बार्बर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, इन सभी लोगों ने अपना एक मिनिमम रेट सेट किया हुआ है। शायद जो काम आप 5 लाख रुपए में करते हैं, मैं उस काम को 5,000 रुपए में करने को तैयार हो जाता हूं। एटलीस्ट एक मिनिमम रेट सेट किया जाए कि नॉट मिनिमम 2,000, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एनी केस, वो वकील चाहे बाहर खड़ा है या अंदर खड़ा है, तो मिनिमम एक रेट सेट कर लिया जाए हमारा, जो कि बार इजीली कर सकती है। मिनिमम रेट की अगर बात मैं करूं तो कई ऐसे यूपी में बार एसोसिएशन हैं जहां की बकायदा उनका रेट लिस्ट लगा हुआ है कि इससे कम में कोई भी वकील जो है, कोई भी ना ही रिप्लाई फाइल करेगा, ना बेल उठाएगा, ना ही, अब हर चीज का अलग अलग रेट है और उस हिसाब से ही क्लाइंट बकायदा उस रेट के हिसाब से ही पैसे देते हैं, तभी वकील साहब उस काम को पकड़ते हैं और करते हैं। अदरवाइज दिल्ली के अंदर मैंने कहीं भी नहीं देखा कि दिल्ली में कोई भी ऐसा रेट लिस्ट बना हुआ हो या बार ने डिसाइड किया हो या किसी ने भी, ऐसा नहीं हुआ है। डेफिनेटली सर, मैं कुछ अनपढ़ लोगों की बात करूंगा। मुझे, आपको शायद याद होगा, आपके साथ एक दफा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का मौका मिला था और हमने नीचे देखा था कि घोड़े से हम लोग ऊपर जाने के लिए सबने एक रेट सेट किया हुआ था कि नो एनी हॉर्स राइडर विल टेक 4,000 से कम कोई लेगा ही नहीं। हाँ। सर आपको शायद याद होगा। सर वो लोग अनपढ़ लोग हैं, हम लोग कोई LLB है, कोई LLM है, कोई डॉक्टरेट है। वी डू हैव द ग्रेटेस्ट डिग्रीज ऑफ द इंडिया कि भाई ये है, और उसके बावजूद हम लोग इस चीज में अनसक्सेस हैं, जिसको मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको मिनिमम रेट पे सेट कर पाए। एक बात सर, इसके अलावा क्या है, अभी सर 8 तारीख को आप देख रहे हैं लोक अदालत लग रही है। मिनिमम ऑफेंसेस जैसे 188, 751, 323, इसमें खुद जाके क्लाइंट्स खड़े हो जाते हैं और छोटा मोटा जो भी चालान अमाउंट होता है वो देके निकल जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऑनरेबल कोर्ट से कि बिना वकालतनामे के कोई भी क्लाइंट कोर्ट के अंदर अपीयर ना हो। और सर मैं वकालतनामे पे भी आऊं तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करूंगा, नॉट ओनली कोशिश करूंगा, मैं वादा करता हूं कि ये होगा कि वकालतनामे का रेट होगा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया क्लाइंट खुद वकालतनामा लेके आएगा ऑन द लेटर ऑफ एडवोकेट, कि हम एक लेटर बना के देंगे, उस पे हमारी स्टैंप होगी। उस स्टैंप और लेटर के बिहाफ पे वो बार रूम में जाएगा, वहां से 1,000 रुपये का वकालतनामा लेके आएगा और हम उस वकालतनामे को भर के आगे कोर्ट में देंगे। सर आज बार हमसे 25 रुपया लेती है, हम बार को 100 रुपया देंगे, 900 रुपया वापस उस वकील को दे दिया जाएगा। वो मंथली दे दिया जाएगा। सपोज मंथ में उसने 20 वकालतनामे दिए तो 20 वकालतनामे के 18,000 रुपया वो अपने क्लेम कर सकता है बार रूम में जाके। देखिए 1,000 रुपए तो मैं नहीं कहूंगा प्रवीण जी सर, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में घूम चुका हूँ, ज्यादातर स्टेट्स में यही है कि वकालतनामा बार से लीजिए, वो चाहे 100 रुपए का मिले, 200 रुपए का मिले, इससे ज्यादा मैंने ज्यादा 300, 350 रुपए तक का, 400 रुपए तक का वकालतनामा मैंने देखा है आज तक जिन भी स्टेट में गया हूँ, या 500 रुपए तक का मैक्सिमम देखा है मैंने, जिसमें से कि 100 रुपए या 50 रुपए बार काट लेती है, बाद बाकी पैसा जो है रिफंड वकीलों को दे दिया जाता है। चाहे वो मैं यूपी की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, उड़ीसा की बात करूं, या बिहार की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, इन सब जगहों पे ऐसा चल रहा है सर ऑलमोस्ट। सर वी आर इन द सेंटर ऑफ इंडिया, करेक्ट, वी आर द हार्ट ऑफ इंडिया, करेक्ट, एंड दिस इज वेरी मच ट्रूथ कि दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और मिलियनियर्स रहते हैं। दिल्ली के अंदर जो भी रह रहा है सर, मिनिमम अगर हम दिल्ली का जो मिनिमम वेजेस लेते हैं सर 19,000 रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19,000 रुपए है 19 मिनिमम वेजेस अनस्किल्ड के लिए। यस, ये मैं अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ सर। और सर मेरे को नहीं लगता कि 1,000 रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट है। चलिए वो तो दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन के वो 1,000 रखना है या 500 डिसाइड आप बार के साथ मिलकर कर सकते हैं। दैट्स वेरी परफेक्ट, दैट्स वेरी परफेक्ट। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यस वी कैन इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द लॉयर फ्रॉम दिस मैनर। तो मैं इस तरीके को, इस रूट को यूज करना चाहता हूँ सर। एक ये हो गया सर। इसके अलावा सर दिल्ली कोई धर्मशाला नहीं है,
एक मैं क्लियरली इस बात को बोल दूं सर, हाँ मेरे को सर चंडीगढ़ जाने का मौका मिला कई दफा, मेरे को सर इलाहाबाद जाने का मौका मिला कई दफा। दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एनी अदर स्टेट लॉयर इन इलाहाबाद और चंडीगढ़ और एनी अदर कोर्ट्स कि आपको एक वहां का लॉयर अपने साथ लेना होगा, तब आप वहां पे कोई भी एप्लीकेशन या केस लगा सकते हैं। दिल्ली में कोई भी आए अपना केस लड़े और चला जाए, वाई शुड नॉट वी कंसिडर बिफोर द कोर्ट्स? सर मेरा एक ये मुद्दा जरूर रहेगा कि अगर कोई बाहर से आता है तो उसको हमारे यहाँ क्या लॉयर एक अपॉइंट करना पड़े और उसके साथ मिलके वो केस लड़े। देखिए, ये दो जो पॉइंट्स आपके मुद्दे थे ऊपर के, ये बहुत ही परफेक्ट थे सर। लेकिन तीसरा मुद्दा जो है, शायद ये बार एसोसिएशन के अंडर ना आके, ये जो है गाइडलाइंस हाई कोर्ट की होती है और हाई कोर्ट ने बकायदा ओपन कर रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो भी रूल्स चंडीगढ़ या इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं उन रूल्स के हिसाब से ही आपको वहां का एक लोकल लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है, उसका वकालतनामा होता है, ताकि आप भी अगर चाहें तो अपीयर होकर अपना आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन विदाउट दी लोकल लॉयर यू कैन नॉट अपीयर, यू कैन नॉट आर्ग्यू योर केस। सेम यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा रूल नहीं बना। दिल्ली हाई कोर्ट ओपन टू ऑल है, जिससे कि यूपी से लेकर अदर स्टेट, यानी चाहे साउथ का बंदा हो, साउथ के एडवोकेट्स हो, वो अगर वहां प्रैक्टिशनर हैं तो वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में आकर एक टेम्पररी मेंबरशिप ले सकते हैं। बेशक इलेक्शन राइट नहीं मिलेगा लेकिन वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और इवन यहां तक कि दिल्ली के किसी भी कोर्ट में ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है कि आप जो है वकालत नहीं कर सकते या आप आकर जो है यहाँ केसेस नहीं लड़ सकते। खैर, ये चीजें हाई कोर्ट के ऊपर हम छोड़ दें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो बीइंग इंडिविजुअल या बार के थ्रू एक प्रपोजल आप दे सकते हैं हाई कोर्ट को कि हाँ हम जो है ऐसा ऐसा चाहते हैं, या हाई कोर्ट भी अपना रूल बनाए जिससे कि ये चीजें हों। सर देखिए, ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा कोई प्रावधान लाना पाऊं और ला सकूं। और राजन सर, मैं आपको बता दूं, हर काम असंभव होता है जब तक उसको कोई संभव करके ना दिखा दे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस काम को संभव करके दिखा सकूं। मेरा हर प्रयास ये रहेगा कि किसी भी तरीके से मैं ये जो एक दिल्ली के अंदर ये क्राइटेरिया सेट कर पाऊं कि जिस तरीके से चंडीगढ़ या इलाहाबाद कोर्ट के अंदर वी आर ऑब्लिगेटेड टू हायर द अनदर लॉयर फ्रॉम द दैट कोर्ट टू फाइल माय केस, तो वो मैं दिल्ली में भी कर पाऊं। सर एक सर मैं रिवॉर्ड बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, सर एक मैं जो कोर्ट्स को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे यहाँ के डीजे सर हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेटी ऑफेंसेस हैं या चालान्स हैं, उनका बीइंग अ साकेत बार मेंबर, कि भाई मैं साकेत का बार मेंबर हूं तो मेरे लिए एक सेट अमाउंट कर दिया जाए चालान के रेट्स का। सपोज जैसे मैं अगर 188 की बात करूं, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली अभी नया बीएनएस का क्या है सर वो तो मैं नहीं जानता, बट 188 आईपीसी का था वो पहले। उसमें क्या था कि ये किराएदार की वेरिफिकेशन या मतलब कोई भी न्यायालय की अवमानना का, उसमें 2000 से लेके 10,000 रुपए, सॉरी 200 से लेके 10,000 तक का जुर्माना था। तो मैं उसमें अपने कोर्ट के जो न्यायाधिकारी हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए एक रेट सेट कर दिया जाए कि सर मिनिमम हम लोग इतने का चालान करेंगे ही करेंगे या मैक्सिमम इतने का चालान करेंगे ही करेंगे, ताकि मेरे जो वकील भाई हैं उनको ये आश्वासन रहे कि भाई हमें 1,000 रुपया तो कोर्ट को देना ही देना है मैक्सिमम। तो वो अपने हिसाब से बाहर क्लाइंट से बात कर पाए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो फीस डिमांड है वो सेट कर पाए। तो सर इस तरीके के मेरे कुछ मुद्दे हैं अपने वकील भाइयों के रिवार्ड बढ़ाने के लिए। इसके लिए सर मैं एक और इसमें मुद्दा रखना चाहूंगा। सर आप जानते हैं कि एचएमए के केसेस में, हिंदू मैरिज एक्ट्स के केसेस में, या सर जो अपने 12 डीवी के केसेस में, इनके अंदर सर क्या है, एनबीडब्ल्यू का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू रन होते हैं, इसलिए इसमें एनबीडब्ल्यू के प्रावधान नहीं। बट सर दीज आर अंडर द लॉ ऑफ क्रिमिनल। सर 125 अगर मैं बात करूं तो ये क्रिमिनल केस है। नहीं, एचएमए में अगर मैं बात करूं तो एचएमए के ज्यादातर केसेस जो हैं सिविल रन हैं, बल्कि जो आपके जो
125 सीआरपीसी के थ्रू हैं, वो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के थ्रू किए जाते हैं। सर मैं परफेक्टली, यू आर परफेक्टली ऑलराइट कि इनके अंदर प्रोसीजर जो है वो सिविल लगता है, बट ये केस क्रिमिनल काउंट में होते हैं। लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मोस्टली आजकल केसेस 138 और क्या नाम है, डोमेस्टिक वायलेंस और HMA के आते हैं हमारे पास। आप देखेंगे इसके अंदर सर क्या है कि होता क्या है कि अगर हम NBW नहीं करा पाते, कोई पुलिस असिस्टेंस इन केसेस में अगर हम नहीं ले पाते, तो वो केस 2, 3, 4 हियरिंग के बाद डिसमिस कर दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि मॉनिटरी लॉस एक एडवोकेट का होता है और जो हमारे क्लाइंट हैं उनका भी लॉस होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भी किसी प्रकार का कोई इस एक्ट को अमेंड करवाया जाए, माननीय हाई कोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कोई रेट लगा के मैं इन एक्ट्स को भी अमेंड करा पाऊं और इनके अंदर NBW का प्रावधान ला पाऊं, ताकि जो मेरे वकील भाई हैं उनका कोई मॉनिटर। चलिए, बहुत बढ़िया आपके मुद्दे हैं और बहुत अच्छी चीजें आप सोचते हैं। उम्मीद है कि आप जीत कर आएंगे और हमारी कुछ ना कुछ भलाई का काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी अपना समय देने के लिए, और ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप जीत कर जो है हम भाइयों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर।